हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे देती हूँ। इस चैप्टर में जनरली हम बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या क्राइटेरिया है, मतलब कि हम किसे कह सकते हैं कि हाँ वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। और अगर लिविंग है तो हमने उसको कुछ कैटेगरीज़ में बांटा है, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम क्राइटेरियाज पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिफाइनिंग फीचर, दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करेंगे, लेकिन कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग्स नहीं शो करेगा। सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से शो करेंगे, वो होता है डिफाइनिंग फीचर, जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि या तो वो जो फीचर है वो लिविंग के साथ में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी शो कर रहे हैं, या हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो वो फीचर शो नहीं कर रहे हैं। तो डिफाइनिंग फ़ीचर और कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर के बारे में बात हो गई है। अब आगे एक एक करके अपने सारे के सारे बेसिस पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो बेस आता है वो आता है ग्रोथ। ग्रोथ वैसे तो हमें पता है, ग्रोथ का मतलब कि किसी चीज़ में बढ़ना, किसी चीज़ का बढ़ना, किसी चीज़ का ग्रो करना। लेकिन अभी बायो के टर्म्स में बात करें तो बायोलॉजी के टर्म्स में ये होगा कि इंक्रीज़ इन नंबर और मास ऑफ सेल, यानी कि मतलब या तो एक सेल है उसका नंबर बढ़े, और नंबर जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा सेल डिवीज़न से। यानी कि एक सेल है वो डिवाइड कर करके एक से, मान लीजिए एक सेल है वो डिवाइड करके 10 सेल बना लेगा, तो क्या हुआ, सेल का नंबर बढ़ गया। दूसरी चीज़ होती है मास बढ़ना। एक सेल है उसी का ही मास बढ़ता जा रहा है, और वो इतना सेल था, अब वो बढ़ के इतना बड़ा हो गया, तो वो उसका मास बढ़ गया। तो तब भी हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन नंबर, और का मतलब होता है या, और का मतलब ये नहीं होता कि दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, कोई एक चीज़, इंक्रीज इन नंबर और मास ऑफ सेल। अब उसके बाद में ग्रोथ जो होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है एक्सट्रिंसिक, दूसरी होती है इंट्रिंसिक। नाम से ही पता लग रहा है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो होती है बाहर से, यानी कि कोई चीज़ ग्रो तो कर रही है लेकिन सिर्फ बाहर से। ये जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है वो शो होती है नॉन लिविंग थिंग्स में। जैसे कि अब पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, हिमालय ले लेते हैं हम। हिमालय पे क्या है कि स्नोफॉल हो रही है जब विंटर्स के टाइम में, और उसके जैसे कि ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा कोई पहाड़ है और इसके यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, तो स्नो क्या हो रही है, बस बाहर तो एक्यूमुलेट हो रही है। एक्यूमुलेट होना मतलब जमा होना, किसी चीज़ का जमा होना। तो अब ये अगर कोई चीज़ है इसके बाहर स्नोफॉल हो रही है तो बाहर ही तो रहेगी, अंदर थोड़ी ना जा रही है स्नो। तो यानी कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन कैसी, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी ग्रोथ, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स में होती है। दूसरी आती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब कि अंदर से ग्रो होना किसी चीज़ का। अब जैसे कि ह्यूमंस का एग्जांपल लें, तो अगर कोई चाइल्ड है 5 इयर्स का, और अगर हम उसको 5 साल बाद देखें जब वो 10 इयर्स का हो गया, तो क्या वो ऐसा हुआ है कि जब वो 5 इयर्स का था और जो उसके 5 इयर्स से 10 ईयर के बीच में जो 5 साल का पीरियड आया, उसमें क्या उसके बाहर कूड़ा जमा हो रहा है या स्नो जमा हो रही है, उस वजह से वो ग्रो कर रहा है? नहीं। या उसकी हाइट जो बढ़ी है वो क्या ऐसे बढ़ी है कि उसके सर पे कुछ जमा होता जा रहा है या कुछ नहीं। तो ग्रोथ कैसे हुई उस बच्चे की, उसके अंदर से ग्रोथ हुई, इंट्रिंसिक ग्रोथ हुई, अंदर कुछ मेटाबॉलिज्म चला। मेटाबॉलिज्म के बारे में भी अभी पढ़ेंगे। तो यानी कि इंट्रिंसिक ग्रोथ हुई। तो ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में शो होती है। तो यहाँ तक क्लियर है।
इंक्रीज इन नंबर और मास ऑफ सेल को ग्रोथ कहते हैं। दो तरह की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से, वो नॉन लिविंग थिंग्स शो करते हैं। इंट्रिंसिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ग्रोथ में एक और चीज़ बताई गई है एनसीईआरटी में, इनडेटर्मिनेट या फिर डेटर्मिनेट ग्रोथ, इनके बीच में डिफरेंस। अब प्लांट्स हैं, प्लांट्स में हमें क्या ये पता होता है कि हम कह सकते हैं कि ये जो प्लांट है ये 10 साल तक बढ़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लांट्स की एज जो सिर्फ 18 साल तक बढ़ेगी। ऐसा नहीं कहते हैं, कभी सुना नहीं होगा इस चीज़। लेकिन ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं होता। हमने जनरली ये बात सुनी है कि हाइट बढ़ेगी तो सिर्फ 18 ईयर्स तक बढ़ेगी, 18 की हो गई उसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगी। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन जनरली तो यही बात होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट्स में ग्रोथ है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो कब तक ग्रो करेगा या कब तक नहीं। तो वो हो गई इनडेटर्मिनेट या फिर इनडेफिनेट ग्रोथ। और ये इसलिए होती है क्योंकि प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो मतलब हमेशा डिवाइड करते रहते हैं और सेल डिवीज़न से ही ग्रोथ होती है। और ये चीज़ क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 6 एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अब ये हो गई इनडेटर्मिनेट ग्रोथ या फिर इंडेफिनिट ग्रोथ। फिर आ जाती है प्लांट्स में ग्रोथ, एनिमल्स में। एनिमल्स में होती है डेटर्मिनेट या फिर डेफिनेट ग्रोथ, यानी कि हम एक डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म इतने ईयर्स तक ही बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रोथ ख़त्म हो गया। अब ग्रोथ में मैंने बताया था शुरू में ही कि डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में। तो डिफाइनिंग फीचर वो होता था जो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो कर रहे हो वो फीचर। तो ग्रोथ जो होती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। ये तो है कि मतलब ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो ग्रोथ शो ना करो। अब ऐसा नहीं कह सकते कि किसी की हाइट कम रह गई तो वो ग्रोथ शो नहीं की उसने, कुछ टाइम तक तो ग्रोथ शो की है ना, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो सभी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी चीज़ बोली थी कि अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी वो चीज़ शो कर रहे हैं तो तब भी वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स शो कर रहे थे, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, तो ये भी तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू के लिए आ जाता है कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहाँ पे हमारा ग्रोथ ख़त्म होता है। अब अगला पीस है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वैसे तो पता ही है हमें, इसकी डेफिनेशन फिर मैं बता देती हूँ। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग मतलब बेबी। अब देख लेते हैं, और नॉट इन ओनली ह्यूमंस, लाइक प्रोजेनी प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के कुछ वो तरीके होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एक होती है फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन होती है फंगस पे, इसको हम फंगाई भी कहते हैं। बडिंग होती है ईस्ट और हाइड्रा में। रीजेनरेशन होती है प्लेन एरिया, या फिर इसको हम फ्लैटफॉर्म भी कहते हैं। ये सब एनिमल किंगडम चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एनिमल किंगडम नेम से, ठीक है। तो अब उसके बाद में अब देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में होता है। अगर किसी को नहीं पता यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं तो मैं बता देती हूँ। जो सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी कि हम जो ह्यूमंस हैं वो मल्टी सेलुलर है, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो ग्रोथ के साथ में सिनोमरस होती है, यानी कि जैसे जैसे वो ग्रोथ करते हैं वैसे वैसे वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, या फिर उल्टा कहें तो जैसे जैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे वैसे वो ग्रो करते हैं। और ये जो होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल मतलब अमर होते हैं, कभी मरते नहीं हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ एग्जांपल से कि होता क्या है। मान लीजिए ये एक सेल है, तो ये क्या करेगा, जैसे रिप्रोड्यूस करेगा या ग्रो करेगा, ग्रो का मतलब सेल डिवीज़न करेगा, तो ये 2 डॉटर सेल्स बना देगा,
2 डॉटर सेल्स बन गए, ये मरा नहीं है, ये ही बीच में से डिवाइड हो गया, डिवाइड होके इसने अपने जैसी सिमिलर 2 डॉटर सेल्स बना दी। अब इनमें भी यही होगा, ये 2 में टूट जाएंगी, फिर ये 2 डॉटर सेल में टूट जाएगा। तो ये कभी मरते थोड़ी हैं, ये तो डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इमॉर्टल होते हैं। और यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि ये ग्रो कर रहे, ग्रोथ का मतलब पड़ा होता है सेल डिवीज़न, लेकिन और रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि एक सेल, मतलब अगर एक सेल है तो उससे 2 सेल्स बन रहे हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन हो रही है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो ग्रोथ के साथ में सिनोनिमस होती है यूनिसेलुलर के केस में, ठीक है। अब हमने अभी कुछ पढ़ा था डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में, तो अब ये बात हो गई कि सभी जो होते हैं, चलिए पहले ये पॉइंट बता देती हूँ। अब रिप्रोडक्शन हमने देखा होगा कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो रिप्रोड्यूस नहीं करते। अब आपने कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स को देखा होगा जो मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो हम कहें कि वो ज़िंदा नहीं है, वो मर चुके हैं, या वो चल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं? नहीं, हम कहें कि वो ज़िंदा नहीं है, वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसी के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि बहुत से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल्स हो गए, म्यूल्स खच्चर को भी कहते हैं, वर्कर हनी बीज हो गए, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। इनफर्टाइल कपल मैंने भी बताया। तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि ये लोग ज़िंदा नहीं है, नॉन लिविंग, ऐसा नहीं है। तो अभी मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर में हमने पढ़ा था कि सभी के सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर वो फीचर शो कर रहे हैं तो वो डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं? नहीं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल ये नहीं कर रहे हैं शो रिप्रोडक्शन, तो इसका मतलब ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है रिप्रोडक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब उसके बाद में अगला पॉइंट आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सिंपल कहूँ, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, जो भी, वो मेटाबॉलिज्म में होते हैं। और ऐसा नहीं है कि रिएक्शन मतलब केमिस्ट्री के रिएक्शन होते हैं वही होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन रखी हुई है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। जो बात बताई वो कि मतलब हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सभी के सभी उनका जो सम है उनको मिला दे तो वो मेटाबॉलिज्म होता है। कभी सुना होगा आपने जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस आती हैं डाइट वगैरह की, तो उसमें बोलता है कि मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो आपको पतले होने में हेल्प जल्दी होती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म वही कि अगर मतलब जैसे अब मेटाबॉलिज्म ये केमिकल रिएक्शन की तो बात हो नहीं रही होगी कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं। मेटाबॉलिज्म मतलब वो ये कहते हैं कि जैसे डाइजेशन है वो भी तो केमिकल एक प्रोसेस ही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जितना फास्ट मेटाबॉलिज्म यानी कि डाइजेशन जल्दी हो रहा है तो वो चीज़ होती है, इनडायरेक्टली वो लोग वो चीज़ बोल देते हैं। अब ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब कुछ होते हैं टेस्ट ट्यूब रिएक्शन जो हम केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में या बायो लैब में भी करते हैं। तो हम क्या कहें कि वो भी लिविंग है। अब ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ फीचर शो करिए तो वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होगी। तो अब हम ये कहें कि वो चीज़ भी शो कर रही है तो क्या फिर ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो ना ही लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं। उसके अंदर हम जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम लिविंग सिस्टम बनाते हैं तब रिएक्शन होती है, ठीक है। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। तो टेस्ट ट्यूब रिएक्शन ना ही लिविंग होती है ना ही नॉन लिविंग होती है, ठीक है। इनको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि डिफाइन नहीं किया गया लिविंग है या नॉन लिविंग, तो इसको हम अपने उसमें लेते ही नहीं हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो मैंने जैसे बताया मेटाबॉलिज्म नीड सेल्स, लिविंग सिस्टम बनाते हैं, सेल्स की ज़रूरत होती है मेटाबॉलिज्म के लिए, तो ये डिफाइनिंग फीचर हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या आपको कंफ्यूज करने के लिए कह देंगे कि टेस्ट ट्यूब रिएक्शन होने के बाद भी क्या टेस्ट ट्यूब में भी रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है?
या क्वेश्चन आ जाएगा सबसे पहला डिफाइनिंग फीचर कौन सा है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी फ्लो में दिया हुआ, तो वो उसमें पूछेंगे कि सबसे पहला डिफाइनिंग फीचर कौन सा है, तो हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कॉन्शियसनेस। दिख रहा है या नहीं, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस कुछ लोगों को नाम से ही पता लग रहा होगा। यहाँ पे बात हो रही है कि एबिलिटी टू सेंस अराउंड एंड रिस्पॉन्ड टू इट। जैसे कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई डॉग है, आप जा रहे हो किसी कहीं से जा रहे हो आप, और आप एक डॉग आराम से सो रहा है, और अगर आपने उसको ज़रा सा भी टच कर दिया तो वो क्या करेगा, फ्रेंडशिप तो करेगा नहीं आपसे, तो वो काट लेगा आपको, समझ रहे हो, ही विल बाइट यू। तो वो उसने क्या किया, आपने उसके ऊपर पैर रख दिया, ठीक है, आपने उसके टेल पे पैर रख दिया गलती से ही या जान के, कुछ कह नहीं सकते। तो जैसे ही आपने उसके टेल पे पैर रखा तो क्या हुआ, उसको स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस का मतलब होता है जो आप कर रहे हो उसको वो सिग्नल मिला, ठीक है, उसको सिग्नल, उसके ब्रेन में सिग्नल गया कि उसकी टेल पे किसी ने पैर रखा है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले उसकी नींद खुलेगी, ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है। अगर न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लास्ट में ह्यूमन फिजियो में, कि कैसे कैसे ब्रेन से सिग्नल स्टिमुलस का सब प्रोसेस चलता है। तो क्या हुआ, सबसे पहले उसको एक स्टिमुलस मिलेगा, फिर सिग्नल कि उसकी टेल पे किसी ने पैर रख दिया, तो उसकी सबसे पहले नींद खुलेगी। उसके बाद में उसका ब्रेन उसको सिग्नल देगा कि अब उसे क्या करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, एकदम से आपको काट लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले सेंस किया कि उसकी टेल पे किसी ने पैर रखा है, उसके बाद में उसने रिस्पॉन्ड भी किया, कैसे, आपको काट कर। तो ये होती है कॉन्शियसनेस। अब ऐसा है कि आपके पास में वाटर बॉटल है, आप उसको मार रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो क्या आपको उस डॉग की तरह आगे से कुछ रिस्पॉन्स देगी, नहीं, कुछ नहीं। आप अपने पेन को, ये पेन है, इसको हम तोड़ देंगे तो ये क्या कुछ रिस्पॉन्स करेगा या जुड़ जाएगा अपने आप, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये कॉन्शियसनेस होती है। अब देखते हैं हम वही अपना डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाला बेस। तो क्या ये कॉन्शियसनेस सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं? आज किसी को भी देख लो, सभी करते हैं। कॉन्शियसनेस तो सब में ही होती है। अब उसके बाद में हमें क्वेश्चन आएगा, कोमा पेशेंट्स, वो तो कॉन्शियस नहीं होते हैं, वो भी कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि उनके अंदर, उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म तो चल रहा होता है। अभी मेटाबॉलिज्म पढ़ा इससे पहले, तो मेटाबॉलिज्म तो चल रहा होता है, तो वो लिविंग होते हैं। अब ये तो हो गया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं कॉन्शियसनेस को, लेकिन अब देखते हैं कि क्या कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है? नहीं, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहा। आप अपने फ़ोन को अगर गेट देंगे, तोड़ देंगे, तो क्या वो उठ के आपको मारेगा या कुछ करेगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, टूट गया तो टूट गया। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शो कर रहे हैं, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं कर रहा, उसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसका याद रख सकते हैं, सी से कॉन्शियसनेस एंड उससे आगे आता है डी, यानी कि डिफाइनिंग फीचर है, तो कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है। अभी हमने पांच बेसिस पढ़े, फोर, तो उसमें से जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन था वो था कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और उसके बाद में मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस था डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का वो ख़त्म कर लिया। ये काफ़ी इस वाले पार्ट में ही काफ़ी कन्फ्यूज़न आती है, जो कि ख़त्म कर लिया, और हमें मुश्किल से 20 मिनट्स लगे हैं इस पार्ट को ख़त्म करने में। तो अब जो अगला पार्ट आता है, अगला टॉपिक आता है, एक मेजर टॉपिक इस चैप्टर में, वो आता है बायोडाइवर्सिटी। नाम से ही पता लग रहा है कि बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन। तो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वेरिएशन है उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये तो अभी हो गई डेफिनेशन बायो के टर्म्स में, साइंस के टर्म्स में। आप अपने आसपास देख रहे हो, ठीक है, एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आप अपने घर में हो,
आप अपने घर में बैठे हो, अभी रूम में ही बैठे हो, तो अगर आप अपने आसपास में देखोगे तो आप देखोगे कि अब कितनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। मॉस्किटो, मच्छर, मक्खी, हाउस फ्लाई, ठीक है। उसके बाद में अगर थोड़ा सा और देखोगे कॉकरोचेस दिख जाएंगे। अगर घर से बाहर जाओगे तो क्या देखोगे? डॉग्स, कैट्स, क्रो, ठीक है, क्रो, स्पैरो, कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। और लिजार्ड भी दिखती है घर में, जैसे बहुत लोग डरते भी हैं। एंड अब बारिश का मौसम आ गया, अर्थवर्म दिख रहे हैं, ठीक है, अर्थवर्म वगैरह दिख रहे हैं, स्पाइडर दिख रहे हैं कहीं कहीं। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी तो है, इतने अलग अलग तरह के आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप फिर और बाहर जाओगे, जैसे कि आप चले गए ज़ू में, तो ज़ू में क्या होगा कि जितने और अपने लिविंग और जितनी डाइवर्सिटी आपके रूम में थी उससे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपकी घर के बाहर थी। जितनी आपके घर के बाहर थी उससे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे ज़ू में देखने को मिलेगी। ज़ू में देख चले गए, उसके बाद में ज़ू जाने के बाद में आप फॉरेस्ट में जाओ तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ तो और भी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को, ठीक है। तो ये हो गई बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी है कितनी? तो ये होती है 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। यानी कि 2 का मतलब ये नहीं कि 2 वाला 2 का मतलब इतने से लेके इतने तक। और अगर लैक्स में बात करें तो 17 लैक्स to 18 लैक्स, ठीक है। अब एक चीज़ आ जाती है, और इसको लेके बायोडाइवर्सिटी क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर भी है, इकोलॉजी में। इकोलॉजी पता नहीं लोगों को बहुत हार्ड लगती है, बट इट इज़ नॉट सो हार्ड, काफ़ी अच्छी होती है इकोलॉजी, पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, मुझे तो आता है। तो उसमें बायोडाइवर्सिटी पूरा एक अलग से चैप्टर है जिसमें हम सब कुछ पढ़ना है, जिसमें डेटा दिया हुआ है, उसको याद भी रखना है, ठीक है। और उसमें हम ये भी बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को ख़तरा कैसे है, अब बायोडाइवर्सिटी कम कैसे हो रही है, और बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है तो उसके हमें उसे बचाना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए वो बताया हुआ है, और कैसे बचाना चाहिए वो बताया हुआ है कंजर्वेशन के बारे में। तो ये होगी बायोडाइवर्सिटी की बात। अब आती है टर्म टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपको कोई प्लांट मिल गया, ठीक है, आपको कोई प्लांट मिल गया और आपको नहीं पता कि वो किस चीज़ का प्लांट है। मतलब मान लीजिए आप अपने आसपास के पार्क में गए और आपने देखा कि ये नया सा प्लांट ग्रो हो रहा है, तो आपको नहीं पता था कि वो किस चीज़ का प्लांट है, किस चीज़ का नहीं। अब आप उसे आइडेंटिफाई करोगे, मतलब आपने मान लीजिए उसको तोड़ लिया, छोटा सा प्लांट है, और आप आराम से पार्क में बैठ के उसको देख रहे हो कि क्या ये किसी भी क्या इसके क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे मान लीजिए वो ग्रीन कलर का प्लांट है, और उसमें जो कहते हैं ना बीच में लकड़ी सी दिखती है हमें, एक होती है ग्रीन कलर की और एक होती है ब्राउन कलर की हमें लग जाती है। तो आपने देखा कि इसमें ग्रीन कलर की है, ठीक है। अब उसकी आपने छोटी छोटी सी लीव्स देखने लगे कि लीव्स में वीनलेट्स का क्या पैटर्न है। वीनलेट्स के बारे में पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, लेकिन अभी बता देती हूँ। वीनलेट्स मतलब जैसे कि ये आपकी लीफ है, ये लीफ है, सॉरी ड्राइंग ऐसी है मेरी, तो ये लीफ है। और अगर कुछ जो वो होती हैं लीव्स, उसमें ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, और कुछ लीव्स में ये सीधे होती है, पैरेलल, ठीक है। तो आप देख लो, अब आइडेंटिफिकेशन का मतलब आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। ये जो सब मैंने बताई स्टोरी, इसमें आपको समझाना चाह रहा है कि आप सबसे पहले किसी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो, समझ रहे हो कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं। फिर आपको याद आया कि अरे ये जो प्लांट है और इसके जैसे फीचर्स हैं, ये फीचर्स तो हमारे जो पार्क में एक और प्लांट है पहले पुराना सा, उसमें भी ऐसे फीचर्स हैं। तो आपने क्या किया, उसको उस ग्रुप में डाल दिया। आपने कहा ये जो प्लांट है ये उसी के जैसा ही है, और कहीं वही प्लांट तो नहीं है ये। तो आप क्या करोगे कि आपको फिर धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि उसी के जैसा प्लांट। तो सबसे पहले आपने उसके फीचर्स देखा, उसको आइडेंटिफाई किया,
फिर उसके बाद में आपने उसको क्लासीफाई किया। क्लासीफाई कैसे? उसको उस ग्रुप में डाल दिया जो एक बड़ा सा पेड़ था आपके पार्क में पहले से, तो आपने उसको उसमें डाल दिया। आपने कहा ये तो ये प्लांट है, ठीक है। अब उसके बाद में आप उसको नॉमेनक्लेचर कर रहे हो। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण करते हैं हम, जैसे कोई चाइल्ड या बेबी का, तो नॉमेनक्लेचर कर रहे हो। नॉमेनक्लेचर ऐसे नहीं कि हम उसका नाम टिंकू मिंकू रख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। साइंटिफिक एक नेम देते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो हमने उसको नाम दिया। फिर अब सिस्टमेटिक्स होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना। एवोल्यूशन के बारे में पता है? अभी तो नहीं पता होगा 11th वाले लोगों को। क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब होता है कि अपने पूर्वजों की स्टडी करता हूँ, ये समझ लीजिए। तो आप सिस्टमेटिक्स से देख रहे हो कि क्या मतलब ये जो प्लांट है, ये जो हमारे पार्क में पहले जो प्लांट था उससे कितने उसके फीचर्स मिल रहे हैं, या उसमें कुछ एवोल्यूशन आया है, मतलब कुछ ऐसा हुआ है। मान लीजिए कि सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये उसी प्लांट से मिल रहे हैं जो पहले वाला एक प्लांट था आपके। मान लीजिए वो मैंगो का प्लांट था जो पहले था, तो आप देख रहे हो कि मैंगो का जो प्लांट था पुराना, उससे सारे फीचर्स मिल रहे हैं इस न्यू प्लांट के, न्यू बेबी प्लांट के। तो लेकिन कुछ एक नया फीचर आ गया न्यू प्लांट में जो उस मैंगो के प्लांट में नहीं था। तो ये क्या हुआ? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री चेक कर रहे हो कि ऐसा क्या नया आ गया इसमें जो पहले वाले प्लांट में नहीं था। जो कोई सिस्टमेटिक्स ये नहीं कि अलग से सिस्टमेटिक्स होता है, आइडेंटिफाई भी करो, क्लासीफाई भी करो, नॉमेनक्लेचर भी करो, उसके बाद में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखो, तो ये पूरा आ जाता है सिस्टमेटिक्स में, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था ये मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन जब तक हम पता है क्या होता है कि कोई अच्छा सा एग्जाम्पल नहीं मिल जाता तब तक बायो आप नहीं समझ पाओगे। तो अब देख लेते हैं आगे। मैंने अभी नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो मैंने कहा था कि अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, चीज़ों को नाम से ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। बायोनोमियल का मतलब क्या होगा? बायो का मतलब होता है दो। ऐसा नहीं कि बायो का मतलब लिविंग होता है, हमें बायो नहीं बायो देखना है। बायोनोमियल यानी कि दो नामों से जुड़कर बना हुआ नाम, या दो चीज़ों से जुड़कर बना हुआ नाम, ठीक है। तो वो दो चीज़ें होती क्या हैं? पहली चीज़ होती है उसमें जेनरिक नेम, दूसरी होती है स्पेसिफिक एपिथेट। अब जैसे कि हम देखते हैं अपने ह्यूमंस में कि हमने किसी का नाम देखा। अब जैसे कि हमने किसी का नाम देख लिया, कैटरीना क्या, देन वो क्या है? मान लीजिए कैटरीना है उसका जेनरिक नेम, और जो कैफ है वो उसका स्पेसिफिक एपिथेट है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब एक होता है कि कैटरीना वैसे उसका नेम है और जो कैफ है वो उसका सरनेम है। तो जो सरनेम है ना, वहाँ पे हमारे जो लैंग्वेज में आज तक सरनेम था, अब से हम उसे स्पेसिफिक एपिथेट कहने लग जाएंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। और ये दिया किसने था? मतलब ऐसा आइडिया किसे आ गया कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, पेड़ों को नाम देना चाहिए या एनिमल्स को नाम देना चाहिए। वो आया आइडिया कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नेम है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और अगले चैप्टर में हम कुछ पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि किंगडम के बारे में पढ़ेंगे कि किंगडम्स की क्लासिफिकेशन हो रही थी, तो कैरोलस लीनियस ने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी। तो इसको याद रख सकते हैं आप। वैसे इसका नाम ना कुछ और था, कैरोलस लीनियस वोन ऐसे करके था, तो 3 नामों से बना हुआ था। लेकिन इसने कहा कि जब मैं प्लांट्स का नेम 2 नेमों से बना के रख रहा हूँ, 2 नामों से बना के रख रहा हूँ, तो मैं अपना नाम भी सिर्फ और सिर्फ 2 नामों से बना कर रखूँगा। तो इसने अपना वो जो वोन वगैरह जो भी था वो हटा दिया और इसने बस कैरोलस लीनियस अपना नाम रख दिया, ठीक है। तो और आप देख रहे हो इसको 2 नंबर से कितना ज़्यादा एडिक्शन है। तो जब इसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया किंगडम्स को, तो भी इसने सिर्फ और सिर्फ 2 किंगडम्स बनाए, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है। तो ये सब समझ आ गया। अब देखते हैं कुछ रूल्स होते हैं नाम रखने के। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी नाम रख दें, मिंकू शिंकू, ऐसे नहीं रख सकते। तो कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो
जो बायनोमियल नाम होते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर होते हैं, जो भी हम नाम रखते हैं ना, वो लेटिन लैंग्वेज के होने चाहिए, लेटिनाइज्ड होने चाहिए या लेटिन लैंग्वेज में ड्राइव किए होने चाहिए। इस चीज़ को कन्फ्यूजन आ रही है। जो नाम है वो लेटिन लैंग्वेज के होने चाहिए, बस इतना समझ लीजिए, लेटिन लैंग्वेज के होने चाहिए वो नाम। अब लेटिन लैंग्वेज ही क्यों? आप सोच रहे होंगे कि हमारी हिंदी क्यों नहीं, हिंदी लैंग्वेज क्यों नहीं, हमारी पंजाबी लैंग्वेज क्यों नहीं, बंगाली क्यों नहीं? तो वो इसलिए क्योंकि जो अब ऐसे सभी लोग करते हैं। आप कह रहे हो कि हमारी हिंदी होनी चाहिए थी, और अमेरिका वाले कहेंगे इंग्लिश होनी चाहिए थी, ब्रिटेन वाले कहेंगे ब्रिटिश होनी, फ्रांस वाले कहेंगे फ्रेंच होनी चाहिए। तो ये जो लड़ाई है ये सब ना हो, ह्यूमन नेचर के बारे में पता ही है आपको। तो इसके लिए हमने एक ऐसी लैंग्वेज ढूंढी जिसका आपको यूज़ ही नहीं होता, मतलब जो कोई बोलता ही नहीं है, आप कोई बोलेगा ही नहीं, तो फिर कोई ये भी नहीं कहेगा कि हमारी लैंग्वेज लो, हमारी लैंग्वेज लो, या फिर लेटिन लैंग्वेज के लिए उस देश की लैंग्वेज के लिए हमारे देश की लेनी चाहिए थी। तो ऐसे ये सब लड़ाई झगड़े ना हो, इसलिए उन्होंने डेड लैंग्वेज ली, क्योंकि जो लेटिन लैंग्वेज है वो अब काफ़ी टाइम से कहीं पे नहीं बोली जाती, कहीं पे यूज़ नहीं होती, तो उन्होंने डेड लैंग्वेज ली, ठीक है। अब अगर किसी को लेटिन लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब नाम तो लेटिन लैंग्वेज में लिख दिया। अब दूसरा रूल आता है ये कि जो हम अब अपने जैसे कि प्रिंट कर रहे हैं, उस नाम को प्रिंट करवा रहे हैं, तो क्या होगा, मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल शादी का कार्ड जो प्रिंट होता है, तो अब अगर शादी के कार्ड या फिर कहीं पे भी प्रिंट हो रहा है तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होएगा वो नाम। इटैलिक्स मतलब जैसे हम टेढ़ा टेढ़ा करके नहीं लिखते, फ़ॉन्ट में देखना आप इटैलिक्स, तो वो कैसे आएगा कि ना, जैसे ये सेम चीज़ लिखी हुई है ना, ये टेढ़े टेढ़े करके लिखी होगी। कुछ लोगों की राइटिंग भी वैसी होती है, वो टेढ़ा करके लिखते हैं। तो अब भाई सबको तो ऐसे नहीं आता लिखना टेढ़ा करके। तो अगर कभी हम, अब प्रिंट की बात हो गई, इटैलिक्स में प्रिंट करना, प्रिंट तो हो जाएगा, फ़ॉन्ट सिलेक्ट करो, हो गया। अब अगर हम हाथों से लिख रहे हैं तो क्या सबको आता होगा इटैलिक्स में लिखना? नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे जैसे लोग वो क्या करेंगे, जो हमारा इस जेनरिक नेम था और स्पेसिफिक नेम था, स्पेसिफिक एपिथेट, इन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर लेंगे। जेनरिक नेम अलग, स्पेसिफिक एपिथेट अलग। ऐसे नहीं करना कि पूरा एक ही बार में अंडरलाइन कर दिया, वो गलत हो जाएगा। दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा एक रूल ये आता है, जैसे कि जेनरिक नेम है वो तो हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से। जैसे कि हम अब मैंगो का ले लेते हैं, मैंगो का साइंटिफिक नेम पता है, खाते तो बहुत लोग हैं लेकिन किसी को नहीं पता होगा, होता है मैग्नीफेरा, छोटा लिख रही हूँ मैं यहाँ पे भी, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। ओ ओ ओ ओ ये गलती नहीं करनी है इसलिए करके रही है, मैग्नीफेरा इंडिका, ये स्मॉल है। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने रूल पढ़ा, अगर हम अपने हैंड से लिख रहे हैं, हैंड रिटन है, तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया, ठीक है। अब देखेंगे कि जो फर्स्ट लेटर है जेनरिक नेम का वो कैपिटल है, यस। जो स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है, स्मॉल है, ठीक है। तो ये करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर जैसे कि ना कभी क्वेश्चंस में ये भी गिवन होता है कि ये साइंटिस्ट ने ये नाम दिया, तो क्या होगा साइंटिस्ट नेम, तो अगर गिवन है या फिर आपको पता है, जैसे कि दिया हुआ लीनियस ने दिया मैग्नीफेरा इंडिका का नाम, तो बताइए कि क्या इसमें सही ऑप्शन होगा। तो जैसे कि अब भाई पेपर में तो प्रिंट होके ही आएगा, तो वो इटैलिक्स में ही लिखा होगा। ऐसे अगर अंडरलाइन हुआ है तो अंडरलाइन वाला कर देना। तो जैसे कि आगे ना ऐसे लिन लिखा होगा, लीनियस का, और डॉट एब्रीवेट फॉर्म में, ऐसा नहीं पूरा लिखा होगा कैरोलस लीनियस, ऐसा नहीं, लिन लिखा होगा सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जैसे कि किंग, पॉट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सिट, ये ट्रिक होती है याद रखने की, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब,
ठीक है, तो अगली वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो तक ये चैप्टर आराम से ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा ही चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसे हवा हवा में पढ़े फिर क्वेश्चंस नहीं होते। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।